सो हे गाइस, विनय दिस साइड। आज हम कवर करेंगे हमारा वर्ब की एक्सरसाइज प्लेन टू पैरामाउंट बुक से। आप देख सकते हो तो ये जो वर्ब चैप्टर है प्लेन टू पैरामाउंट का, हम ये कवर करने जाएंगे। अब आप देखो, ये वीडियो है सबके लिए इंपॉर्टेंट रहेगी। एसएससी, बैंकिंग, जो भी बच्चा प्लेन टू पैरामाउंट पढ़ता है, DSSB, पटवारी का एग्जाम आ रहा है उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। आपकी TGT, PGT सबके लिए, SSC, CGL, MTH, क्योंकि प्लेन टू पैरामाउंट बुक आपकी बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैं आपको वो करा रहा हूँ। चाहता तो मैं आपको ग्रामर भी पढ़ा सकता था, बट मैं आपको ये सॉल्व करा रहा हूं। ठीक है, आइए तो हम वर्ब की एक्सरसाइज करेंगे। ये हमारा वर्ब का चैप्टर है। तो वर्ब की एक्सरसाइज में हमारे पहले क्वेश्चन ये है, तो मैंने हर क्वेश्चंस को, जैसे पहला क्वेश्चन है ही वाज सो इंक्विजिटिव, जिससे मैं आपको डिटेल्ड एनालिसिस दे पाऊं, डिटेल एक्सप्लेनेशन दे पाऊं, तो मैंने हर एक क्वेश्चन को ऐसे ऐसे करके आपके लिए लिख दिया। ठीक है, तो ये ऐसी है, उसी बुक में से आप देख सकते हो, बिल्कुल वही बुक मैं आपको करा रहा हूं। तो स्टार्ट करते हैं। आइए, पहला क्वेश्चन है आपका, पहला क्वेश्चन है हमारा, ही वॉज सो इंक्विजिटिव दैट ही रोज मैनी क्वेश्चंस इन द क्लास। देखो, इंक्विजिटिव का मतलब होता है कि बहुत ज्यादा क्या है, उत्सुक है जानने के लिए, इसलिए उसने बहुत ज्यादा क्वेश्चंस पूछ लिए। इंक्विजिटिव का मतलब है बार बार पूछना, आप बहुत ज्यादा क्या एक्साइटेड हो कोई चीज पूछने के लिए, आपको उस चीज के बारे में जानना है, तो उसका मतलब इंक्विजिटिव होता है। तो उसने बहुत सारे क्वेश्चंस पूछ लिए। आइए देखते हैं, रोज, तो ये हमारा एरर है। अब मुझे कैसे पता चला, पहले बात समझो। देखो, आपकी एक वर्ब होती है, मैं यहाँ पे वर्ब चैप्टर नहीं पढ़ाऊंगा, बट जो ये वीडियो देखेगा बच्चा, इसमें हमारे 47 क्वेश्चंस है, तो आपकी वीडियो बहुत हेल्पफुल रहेगी। देखो, पहले आप देखो, एक होती है आपकी वर्ब राइस, ये फर्स्ट फॉर्म है, और राइस की सेकंड फॉर्म होती है रोज, और फिर आपका होता है राइजन। राइज, रोज, राइजन। ठीक है, इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है कोई चीज उगना। उगना जैसे सूरज, जैसे आपका सन निकलता है, द सन राइजेस इन द ईस्ट, तो ये वो वाला राइज है, उगना। आप इसे बोल सकते हो कहीं पे आपकी प्रोग्रेस हो रही है, कहीं पे आपकी क्या हो रही है, प्रोग्रेस हो रही है। आप कोई चीज क्या बोलते हो, उगना, बढ़ना। जैसे प्राइस राइज हो गया, तो वो यही वाला राइज है। समझ लो मैं क्या कहना चाह रहा हूं, प्राइस राइज हो गया मतलब, प्राइस राइज हो गया तो मतलब प्राइस क्या हो गया, बढ़ना। बढ़ना भी कर सकते हो आप, बढ़ना। थोड़ा हिंदी में भी अजीब है, तो वो आप देख लेना। तो राइज, रोज, राइजन सेकंड फॉर्म। अगर आप पास्ट में बोल रहे हो तो सेकंड फॉर्म, अगर आप प्रेजेंट परफेक्ट या पास्ट परफेक्ट दिखाओगे तो V3 आएगा, तो आपकी थर्ड फॉर्म। अब मेरी बात समझो, तो राइज, रोज, राइजन का क्या मतलब है, उगना, बढ़ना, प्रोग्रेस होना। कोई चीज प्राइस राइज हो रही है, ठीक है, कोई चीज आप बढ़ा रहे हो, तो आप उसको क्या बोलोगे, जैसे प्राइस राइज हो रहा है, उस इंग्लिश में क्या बोलोगे, टू एसेंट, ASCENT। तो कोई चीज बढ़ रही है, कोई चीज उग रही है, तो उसके लिए ये वाली फॉर्म होती है। ठीक है, बट यहां तो हम ये बोल रहे हैं, मुद्दा उठा रहा है, वो क्वेश्चंस उठा रहा है, वो प्रश्न उठा रहा है, वो कोई चीज पूछ रहा है, तो भाई उसकी जो फॉर्म होती है वो होती है रेज, RAISE, और उसकी सेकंड फॉर्म होती है रेस्ड, और थर्ड फॉर्म भी होती है रेस्ड। इसका मतलब होता है कोई प्रश्न उठाना, कोई मुद्दा उठाना, हाथ उठा के कुछ पूछना। ही रेस्ड हिज हैंड टू आस्क अ क्वेश्चन इन द क्लास। उसने अपना हाथ उठाया एक क्वेश्चन पूछने के लिए क्लास में। तो समझ गए, रेज, 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 इसका मतलब क्या होगा कि आप क्या कर रहे हो, उठना, मुद्दा उठाना, प्रश्न उठाना। आगे बस समझ में। अगर इंग्लिश में लिखना चाहो तो इसका मतलब भी आप लिख सकते हो, इसका मतलब होगा टू अपलिफ्ट, UPLIFT, टू अपलिफ्ट। इसको बोल सकते हो टू सेट अपराइट, मतलब कोई मुद्दा उठाना, टू सेट अपराइट, UPRIGST। तो वीडियो अच्छी लग रही हो तो प्लीज लाइक कर देना। तो यहां पे आपको पता चल गया कि यार वो क्लास में क्वेश्चंस पूछना चाहता है, तो क्वेश्चंस पूछने के लिए तो हमारी ये वाली वर्ब आनी चाहिए। ठीक है, अब आप खुद सोचो, यहां भी वॉज आ रहा है, तो वो कह रहे हैं ही वॉज सो इंक्विजिटिव, वो इतना ज्यादा उस चीज को जानने के लिए उत्सुक था कि उसने क्लास में क्वेश्चन पूछने के लिए क्वेश्चंस रेज करे। ठीक है ना, उसने अपना हाथ रेज करा है, क्वेश्चंस रेज करे, तो ये सब पास्ट की चीजें है, तो भाई पास्ट फॉर्म आनी चाहिए, इसलिए यहां पर रेज आना चाहिए, रेज्ड। ही रेज्ड मैनी क्वेश्चंस इन द क्लास। अब रोज की नहीं आया, समझ गए ना, क्योंकि भाई राइज, रोज, राइज मतलब सूरज उग रहा है, प्राइस बढ़ रहा है, उगना, बढ़ना। ठीक है, रेज मतलब कोई क्वेश्चन उठाना। पहला क्वेश्चन हमारा क्लियर। आ जाइए नेक्स्ट क्वेश्चन में। ही वॉज बोर्न ऑफ पुअर पेरेंट्स बट ब्रॉट अप इन एन एफ्लुएंट फैमिली। एफ्लुएंट का मतलब होता है रिच, एफ्लुएंट का मतलब होता है रिच फैमिली, धनी परिवार में उसका क्या हुआ, जन्म हुआ। ठीक है, अब आप देखो, बियर, बॉर्न, बियर, बोर, बॉर्न। ठीक है, क्या होगा आपका, बियर, बोर, बॉर्न। तो जब भी आप बोलो ना बियर, बोर, बॉर्न, तो ये जो आपका बियर है, ठीक है, इस बियर की दो फॉर्म्स हो जाती है लास्ट में। देखो कैसे, बियर, बोर, बॉर्न, यहां तक सेम है, और इसकी थर्ड फॉर्म एक बन जाती है बॉर्न, BORNE। या फिर आप इसको याद कर सकते हो कि भाई एक है बियर, बोर, बॉर्न, ठीक है, और एक है बियर, बोर,
बॉर्न, ऐसे याद कर लो मेरे भाई। बुकों में ऐसे लिखा होता तो आपको कंफ्यूजन हो जाती है। आप ऊपर का छोड़ो, ये दो समझो। इस बियर का मतलब है जन्म, ठीक है। जैसे किसी का जन्म हुआ, जैसे बोलते हैं ना ही वॉज बॉर्न इन दिस फैमिली, तो उसका जन्म हुआ। टू गिव बर्थ, क्या बोलेंगे? टू गिव बर्थ, जन्म दिया किसी ने, ठीक है ना, किसी का जन्म हुआ वहां पर। तो इसका मतलब क्या हो गया? इसका मतलब आपका हो गया है टू गिव बर्थ। क्लियर है बात ये? तो ये वाला बियर, बॉर्न, बोर, बॉर्न, इनका मतलब है जन्म देना, जन्म हुआ किसी का, टू गिव बर्थ। अब ये वाला जो बियर, बोर, बॉर्न है ई वाला, और यहां तक इस बियर का मतलब है टॉलरेट करना, सहन करना, ठीक है। रिसेंटली आई हैव ज्वाइंड द कंपनी एंड आई एम बियरिंग ऑल द क्रिटिसिज्म। मैं भाई अभी अभी मैंने कंपनी ज्वाइन कर दी और मैं सारी क्रिटिसिज्म को फेस कर रहा हूं, सह रहा हूं। बियर मतलब सहना, टॉलरेट करना, ठीक है। अब आप ये समझो, ये कह रहा है ही वॉज बॉर्न ऑफ पुअर पेरेंट्स, तो मतलब इस बॉर्न का मतलब, क्योंकि बियर, बॉर, बॉर्न ये वाली थर्ड फॉर्म आ रही, तो इसका मतलब तो सहन है। तो क्या वो सहन कर रहा है अपने पुअर पेरेंट्स में? या वो बोलना चाहता है बट ब्रॉट अप इन एन एफ्लुएंट फैमिली, कि वो पैदा, तो उसका जन्म तो पुअर पेरेंट्स में हुआ, बट उसको पाला पोषण, ब्रॉट अप, ब्रिंग अप, ब्रॉट अप, ठीक है। तो इस ब्रॉटअप का मतलब होता है पालन पोषण। जो उसको पाला है वो किसने पाला है? पालन पोषण कहां हुआ है उसका? एफ्लुएंट, रिच फैमिली में हुआ है। तो भाई यहाँ पे ये सहना वाला नहीं, यहाँ पे जन्म वाला आना चाहिए। तो यहाँ पे आएगी थर्ड फॉर्म चाहिए, क्योंकि पास्ट में जा रहा है वॉज V3, तो यहाँ पे थर्ड फॉर्म ये वाली आना चाहिए। इसका मतलब होता है टू गिव बर्थ, बॉर्न। तो ये सारी एक्सप्लेनेशन आपको डिटेल्ड में प्लेन टू पैरामाउंट में नहीं मिलेगी, इसलिए मैं आप लोगों को बता रहा हूं, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट। The university was found in 1950 when India was not self-independent in many aspects. देखो find, found, found, पहले तो समझ लो बात को। और एक होता है फाउंड, और एक होता है आपका फाउंडेड, एक होता है फाउंडेड। सारे बच्चे देख के जाना, सबके लिए इंपॉर्टेंट है वीडियोस, ठीक है। अब देखो भाई, फाइंड, फाउंड, फाउंड का मतलब होता है कोई चीज आपको मिली, कोई चीज आपको पाई गई, ठीक है ना। भाई आई फाइंड दिस पेन, आई फाइंड दिस पेन, मेरे को ये पेन मिला, ठीक है। तो भाई ये पेन आपको मिला, तो ये वाला है। अगर आप बोलना चाह रहे हो किसी चीज की स्थापना या किसी चीज को आपने स्थापित किया, तो वो होता है फाउंड। फर्स्ट फॉर्म ही फाउंड होगी और सेकंड फॉर्म होगी फाउंडेड, थर्ड फॉर्म होगी फाउंडेड। और इसमें आप बोलना चाहते हो कोई चीज आपको पाई गई है, कोई चीज आपको मिली है, तो आप क्या बोलोगे? फाइंड, फर्स्ट फॉर्म ये, फिर सेकंड फॉर्म फाउंड और थर्ड फॉर्म फाउंड। समझ गए? और जब बोलना हो स्थापित करना, तो फाउंड, ये जो फाउंड लिखा है यही फर्स्ट फॉर्म है, समझ रहे हो ना। फाउंड के फिर सेकंड फॉर्म क्या होगी? फाउंडेड, फाउंडेड। तो आप मुझे बताओ, ये यूनिवर्सिटी वॉज आया, तो भाई ध्यान रखो, या तो इज एम आर वॉज वर्ग के बाद V1 प्लस ING आती है, अगर सेंटेंस क्या हो? एक्टिव में हो। अगर पैसिव में हो तो इज एम आर प्लस वॉज वर्ग के बाद V3 आता है। आपको पता होना चाहिए। मैं लिख देता हूं जिस बच्चे को नहीं मालूम, बट मैं आपको ये सब यहाँ पे पढ़ाने नहीं आया, क्योंकि चैप्टर आपने खुद पढ़ना है और मैं आपको यहाँ पे बस डिटेल्ड एनालिसिस दूंगा, जिससे आपका क्या होगा मेरे भाई, जिससे आपका सारा का सारा चैप्टर भी खत्म हो जाएगा, ठीक है। द यूनिवर्सिटी वॉज, अब बोल रहा है द यूनिवर्सिटी की स्थापना करी हुई थी 1950 में, तो वॉज अब V3 आना चाहिए। तो यार ये तो अगर V3 होता फाउंड, V3 तो फाउंड हो नहीं सकता, क्योंकि ये V3 होता फाउंड, ये वाला फाइंड, फाउंड, फाउंड वाला, तो इसका मतलब तो तब मिला, पाया, बट ये तो गलत है। यहाँ पे तो हमें चाहिए क्या? फाउंडेड, क्योंकि हमें ये वाला V3 चाहिए, किसका? फाउंड का। फाउंडेड, फाउंडेड तो मतलब आपकी स्थापना वाला, तो फाउंडेड आएगा। समझ में आ गई बात? नेक्स्ट क्वेश्चन। He lay his luggage aside and lay down to rest for a while। भाई ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और बहुत बच्चे इसमें गलती करते हैं। तो पहले आओ और मेरी इस बात को समझो। पहले तो ये समझो आप, लाई, ले, लेन, LIELAYLAIN, लेन, ठीक है। फिर होता है आपका ले, लेड, लेड। फिर आपका होता है लाई, और आपका हो जाएगा उसके बाद लाइड, फिर लाइट। बस समझ लो मेरी बात, कभी जिंदगी में आपको कोई भी दिक्कत नहीं होगी अगर आपने ये मेरा कंसेप्ट सीख लिया तो। बस मैं जैसा बता रहा हूं वैसे समझो और कुछ मत देखो भाई आप, मैं आपको सच्चाई बता रहा हूं। देखो, इस लाए, जब ये स्टार्टिंग में आपका लाए लिखा हुआ है, इस लाए के दो मतलब होते हैं। एक मतलब होता है लेटना और एक मतलब होता है झूठ बोलना। देखो कितना बड़ा डिफरेंस है। तो जो झूठ बोलना है ना, वो मैंने यहां पे लिख दिया, तो आप भूल जाओ अभी। अब आप ये समझो कि सर ने बताया इस लाए का मतलब है लेटना। जैसे मैं बोलूं आई लाइड ऑन द बेड, जैसे मैं बोलूं आई लाई ऑन द बेड, तो भाई मैं लेटा हूं, मैं बोल रहा हूं लेटना, बस ये। तो लाए, अगर मैं इसी को बोलना चाहता पास्ट में, तो मैं उसको बोलूंगा आई ले,
ठीक है। और मैं बोलना चाहता था कि मैं अभी थोड़ी देर पहले यहाँ पे लेटा हुआ था, तो मैं बोलूंगा आई हैव लेन, कि मैं लेटना। जब भी लेटना बोलना हो तो आप क्या बोलोगे, इसका मतलब है लेटना, इस पूरे का मतलब है लेटना, ये समझ लो। टेंस के हिसाब से तो टाइमिंग चेंज होगी भाई, ठीक है। तो इस ऊपर वाले का मतलब हो गया लेटना, बस इतना ध्यान रखो, ठीक है। अब ये जो है फर्स्ट फॉर्म ले, फर्स्ट फॉर्म होती है ले, इसकी सेकंड फॉर्म होती है लेड, थर्ड फॉर्म होती है लेड। अब इसका क्या मतलब है, इसका मतलब है लेटाना, किसी को लेटाना, ठीक है, किसी चीज को लेटाना, किसी चीज को डालना। समझो जो मैं बताना चाह रहा हूं, समझो। इंग्लिश में बोलूं तो आप बोल सकते हो टू कीप समथिंग इन अ हॉरिजॉन्टल, हॉरिजॉन्टल पोजीशन। ये लेक्चर आपके लिए बहुत यूजफुल होगा अगर ये आप तक पहुंच पाया तो। मेरी वीडियोस एक तो बहुत लेट मैंने यूट्यूब चैनल चालू किया तो मेरी वीडियोस आगे नहीं पहुंच पा रही, बट ये आपके लिए बहुत हेल्पफुल होगा, इतना मैं जानता हूं। तो पहले लाई ले लेना उसका मतलब है लेटना, और दूसरा ले ले लेड, ये जो ले लेड लेड है इसका मतलब है लेटाना। जैसे आप किसी लगेज को लेटा रहे हो, किसी चीज को डाल रहे हो तो डालना, समझ गए। किसी चीज को हॉरिजॉन्टल पोजीशन में रख रहे हो तो टू कीप समथिंग इन अ हॉरिजॉन्टल पोजीशन, ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है। और इसी ले वाले का एक और मतलब होता है, वो भी लिख लो। जैसे कि आप प्रोड्यूस करना, प्रोड्यूस कैसे करना, जैसे कि आप बोलते हो ना हैंस मुर्गी अंडे देती है तो आप बोलते हो ले एग्स, तो हैंस ले एग्स वो ये वाला हो गया, ठीक है। क्योंकि जब मुर्गी अंडे देती है तो उसके अलावा प्रोड्यूस नहीं, ले वर्ड यूज करते हो, तो ये वो वाला हो गया। आओ थोड़ी सी रिवीजन कर ले मेरे भाई, ठीक है, क्योंकि कई हमारे बच्चों होंगे जिनको नहीं आती होगी, तो कोई नहीं, हमें भी नहीं आती थी कभी। आओ, लाए का मतलब है ले लेन, सेकंड फॉर्म ले, थर्ड फॉर्म लेन, इनका मतलब है लेटना, जब आप खुद लेट रहे हो, ठीक है। जैसे मैं बोलना चाहूं पास्ट में कि मैं पार्क में लेटा था, तो मैं बोलूंगा आई, पास्ट के लिए मैं ये वाली वर्ब लगाऊंगा, तो आई ले इन द पार्क, मैं लेटा पार्क में, मैं लेटा हुआ था पार्क में, ठीक है। अब मुझे बोलना है ये ले लेड लेड का मतलब होगा लेटाना डालना। अगर मुझे बोलना है मैंने कोई चीज रखी, मैंने कोई चीज को लेटा के रखा, तो मैं बोलूंगा ले लेड लेड, वो फॉर्म्स के हिसाब से देखूंगा, टेंस के हिसाब से, ठीक है। टू कीप समथिंग इन हॉरिजॉन्टल पोजीशन और हैंस ले एक्स। नेक्स्ट है आपका लाई लाइड लाइट, जब मुझे बोलना हो झूठ बोलना, झूठ बोलना, जब क्या बोलना हो मेरे भाई, झूठ बोलना, झूठ बोलना बोलना हो तो मैं ये वाला यूज करूंगा लाई लाइड लाइट। बस राइटिंग की इश्यू आ रही हो तो मेरे भाई देखो, बस एक ही कमी मिलेगी वो राइटिंग की, और कोई मेरे हिसाब से तो नहीं मिलनी चाहिए, तो आप थोड़ा एडजस्ट कर लेना, बाकी मैं बोल ही रहा हूं। सब समझ में आ गया। अब आप खुद देखो मेरे भाई ऊपर वाले का क्या आंसर होना चाहिए। वो बोल रहा है ही ले हिज लगेज असाइड एंड ले डाउन टू रेस्ट फॉर अ वाइल, ठीक है। पहले सेंटेंस को पढ़ते हैं, हम समझते हैं। वो कहना चाह रहा है ही ले, अगर आप बोल रहे हो वो लगेज से कुछ बोल रहा है तो आप समझ गए यहाँ पे ले का मतलब है लेटाना, लगेज को लेटाया साइड में, ये लगेज को रखा साइड में, ठीक है। टू कीप समथिंग इन अ हॉरिजॉन्टल पोजीशन, लेटा के रख दिया, असाइड मतलब साइड में, ठीक है। एंड ले डाउन टू रेस्ट मतलब वो खुद भी लेट गया। तो जब आपने ये ले डाउन देखा, ये वाला ले, तो आप समझ गए ये तो खुद लेटा है। यहां पर तो यहां उसने तो लगेज रखा, तो वो ले तो लगेज के लिए, बट यहां पे ये खुद लेटा, और ये पुरानी बात बता रहा है, क्योंकि जब इसने बोला ले डाउन, यहां पे ले बोला, तो ये लेटने वाला लाई तो हमारा ये, इसका ले यूज हुआ, तो सेंटेंस तो सेकंड फॉर्म में मतलब पास्ट में, पास्ट में सेंटेंस है, ये आप समझ गए कि यहां पे बोल रहा है वो खुद लेट गया फिर रेस्ट करने के लिए, फॉर अ वाइल, थोड़ी देर के लिए, ठीक है। तो जब यहां पे पास्ट में है तो भाई यहां पे भी तो पास्ट में आना चाहिए, और यहां पे ये बोल रहा है लगेज को लेटाया, लगेज को साइड में रखा, तो इसकी पास्ट फॉर्म क्या होगी, ले। ले फर्स्ट फॉर्म होती है जिसका मतलब होता है लेटाना है, रखना, इसकी पास्ट फॉर्म तो लेड होती है, तो आपका करेक्ट करके आएगा लेड। अब सेंटेंस पढ़ो, आप एक बार पढ़ो तो सही। ही लेड हिज लगेज, उसने लगेज रखा लेटाकर साइड में, एंड ले डाउन, और वो खुद भी लेट गया थोड़ी देर के लिए वहां पर। पास्ट की बात बता रहा है। आगे बस समझ में नहीं आई हो तो एक बार थोड़ा रिवाइज कर लेना, क्योंकि बहुत जरूरी है, क्योंकि आगे ये क्वेश्चन हम आपने करने हैं, जैसे यहां पर अभी आएंगे। आजो नेक्स्ट है, आई कंप्लेंट अगेंस्ट हिम एज इन स्पाइट ऑफ माई रिपीटेड वार्निंग्स ही फेल्ड टू मेंड हिज वेज, ठीक है, मैंने उसकी कंप्लेन करी। अब आजो भाई, कंप्लेन, ठीक है, एक होता है कंप्लेंट, ये जो कंप्लेंट है मेरे भाई ये नाउन है, इसका मतलब है शिकायत, सिंपल सी बात समझो। और ये जो कंप्लेन है ये वर्ब है, इसका मतलब है शिकायत करना, तो इसकी जो सेकंड फॉर्म बनेगी वो बनेगी कंप्लेंड, ईडी लगकर, फिर बनेगी कंप्लेंड थर्ड फॉर्म, ठीक है।
अगर ये आए सब्जेक्ट है तो सब्जेक्ट के बाद तो वर्ब आती है, तो यहां तो वर्ब चाहिए, ये तो नाउन लिखा हुआ है शिकायत। मैं वो ये बोलेगा मैंने शिकायत, मतलब वो ये बोलेगा ना मैंने मतलब सब्जेक्ट, फिर वर्ब आएगी मैंने शिकायत की, शिकायत करना। तो कंप्लेंट तो नाउन है, इसका मतलब तो शिकायत ये नहीं, हमें तो सब्जेक्ट के बाद वर्ब चाहिए, इसलिए आएगा आई कंप्लेन्ड अगेंस्ट हिम एज इन स्पाइट ऑफ माई रिपीटेड वार्निंग। रिपीटेड से फेल्ड से पता चल रहा है पास्ट में, सेंस की नॉलेज सेंटेंस की सेंस से पता चल रहा है पास्ट में, इसलिए कंप्लेंट आया। समझ गए? तो आज से याद रखना, जब INT लिखा हुआ मिल जाए कंप्लेंट में तो वो एक नाउन है जिसका मतलब है शिकायत, और ये कंप्लेन एक वर्ब है जिसकी पास्ट फॉर्म है कंप्लेंट, थर्ड फॉर्म है कंप्लेंट। वीडियो अच्छी लगी हो तो नीचे टेलीग्राम का लिंक है, वो आप जरूर क्लिक कर लेना, ठीक है। फेलियर मस्ट नॉट हैव परमानेंट इफेक्ट ऑन अ पर्सन बिकॉज ऑफ ओनली द टफ सर्वाइव। ठीक है, फेलियर का जो क्या होता है परमानेंट इफेक्ट नहीं होता, उसमें मस्ट नॉट हैव परमानेंट इफेक्ट। देखो इस इफेक्ट का मतलब होता है, ये इफेक्ट है वर्ब, और एक होता है इफेक्ट, ये दोनों है, ये एक वर्ब भी है और ये एक नाउन भी है। ठीक है, कई जगह आपको लोग बोलेंगे कि एक नाउन है, बट आप गूगल कर लेना, आपको सारी जानकारी मिल जाएगी। ये वर्ब भी होती है, नाउन भी होता है, और ये इफेक्ट क्या होता है आपका वर्ब होती है। ठीक है, जैसे इसका मतलब हो गया परिणाम, कि भाई आपने मेडिसिन खाई तो इसका परिणाम क्या है, उसका मतलब हो जाएगा ये मेडिसिन आपको कितनी अफेक्ट कर रही है, ये कितना असर कर रही है, उसका मतलब है असर, उसका मतलब है असर करना। समझो मेरी बात को। तो यहाँ पे तो हमें कोई वर्ब की जरूरत नहीं थी, क्योंकि वो कह रहा फेलियर मस्ट नॉट हैव, फेलियर मस्ट, मस्ट आया, मस्ट के साथ आता है V1, यहाँ पे हैव भी आ गया, मस्ट नॉट हैव परमानेंट इफेक्ट। ठीक है, सब कुछ सही चल रहा है। तो यार ये बोल रहा है कि उसको परमानेंट इफेक्ट, यहाँ पे कोई वर्ब नहीं चाहिए, यहाँ पे तो हमें नाउन चाहिए, कि फेलियर का कोई असर की बात कर रहा हूं, असर डालना नहीं कह रहा मैं यहाँ पे। अगर यहाँ पे कोई सब्जेक्ट आता, जैसे मैं बोलता आए, ठीक है, और उसके बाद मुझे कोई वर्ब चाहिए होती तो मैं लिखता अफेक्ट। ठीक है, अब मुझे खाली नाउन चाहिए क्योंकि यहाँ पे कोई सब्जेक्ट तो नहीं है, तो मुझे यहाँ पे लिखना है एक नाउन चाहिए मुझे यहाँ पर, क्योंकि वर्ब तो आएगी नहीं क्योंकि सब्जेक्ट नहीं है, तो यहाँ पे आएगा इफेक्ट, कि फेलियर मस्ट नॉट हैव परमानेंट इफेक्ट ऑन अ पर्सन बिकॉज ओनली द टफ सर्वाइव, कि फेलियर का इतना कोई असर नहीं होना चाहिए पर्सन में, क्योंकि टफ वाले सर्वाइव कर लेते हैं। समझ रहे हो क्या कहना चाह रहा हूँ? आगे, I keep my cool and never lose my temper even when provoked। बहुत अच्छी बात है, क्या बोल रहा है, तो आ जाओ पहले एक चीज समझो, लॉस, LOSE, लॉस। लॉस का मतलब होता है, इस लॉस का, लूज मान लो, लूज नहीं, आप देखो क्या बोलेंगे, देखो समझो, इस लॉस का मतलब होता है एक वर्ब है, इसका मतलब है या तो हारना, या तो क्या हारना, या फिर इसका मतलब होता है खोना, कोई चीज हारना या खोना। और ये आपका क्या आता है, ये यहां पर आता है आपका लॉस। इस लॉस का मतलब क्या होता है, इस लॉस का मतलब होता है हानि, घाटा। इस लॉस का मतलब क्या होता है, हानि। ये होता है नाउन मेरे भाई, ये होता है वर्ब। ठीक है, और ये जो लूज है ना, ये जो लूज जो आपको कंफ्यूज कर रहा है, LOOSE, ये होता है एडजेक्टिव। इस लूज का मतलब होता है ढीला। जैसे कि मैं बोल सकता हूं दिस इज अ लूज शर्ट, यार ये शर्ट जो मैंने पहनी है ये बड़ी ढीली है, तो वहां पे शर्ट एक नाउन और मुझे लूज चाहिए, मुझे वहां पे एक एडजेक्टिव चाहिए, एडजेक्टिव। डी भी एडजेक्टिव में एडजेक्टिव नहीं होता मेरे भाई, डी भी उसमें साइलेंट है, तो एडजेक्टिव बोलते हैं। तो लूज क्या होगा, एडजेक्टिव होगा, तो शर्ट के पहले लूज लगा, लूज शर्ट, तो वो एडजेक्टिव क्वालिफाई कर दिया एडजेक्टिव ने नाउन को। ठीक है, तो ये तो एडजेक्टिव है, ये आपका एक नाउन है लॉस, और ये आपका लूज वर्ब है। ठीक है, तो आओ समझो, यहां पे वो कह रहा है आई, सब्जेक्ट आया, कीप वर्ब आई, आई कीप माई कूल एंड नेवर, ये चल ही रहा है, इसी एंड से जुड़ा हुआ, इसी का सब्जेक्ट आई है, इसके बाद भी इसे वर्ब चाहिए था, और नेवर आपका एक मोडाल है, नेवर के बाद तो V1 चाहिए। ठीक है, V1 चाहिए ना, सिंपल सी बात। देखो आपने वर्ब चैप्टर पढ़ा है, तो भाई ये लूज तो एडजेक्टिव ही बताया, तो ये तो गलत है, आपको तो पेपर में एरर ही बताना है, तो ये याद एरर हो गया। बट इसको सॉल्व करना हो, देखो यहाँ पे चाहिए V1, तो V1 क्या है, ये लॉस तो नाउन है, तो V1 क्या है, लूज है, तो LOSE, कि मैं अपना कभी भी जो टेम्पर है उसे खोता नहीं हूं, खोना। समझ गए, बस आंसर हो गया। नेक्स्ट, He lied on the grass 4 hours and enjoying the cool breeze। अब आप बताओ क्या ये, इसका क्या होगा, आप बताइए। He lied on the grass, भाई वो लेटा ग्रास, वो लेटा ग्रास में, लेटा ना, तो लेटने वाले को अगर मुझे पास्ट में लेटना बोलना हो तो लाइड बोलते हैं? नहीं, तो देखते हैं एक बार, जब आप खुद लेटो तो इधर आओ, जब आप खुद लेटो तो ये लाई का मतलब लेटना, ऊपर वाले का, इस लाई का मतलब लेटना, तो सेकंड फॉर्म तो ले होती है, बस खत्म, और क्या था। ये लाइड तो झूठ बोलने वाला होता, तो यहां पे हो जाएगा ही ले ऑन द ग्रास।
नेक्स्ट है ड्यूरिंग द रेनी सीजन मैनी रिवर्स ओवरफ्लू देयर बैंक्स एंड कॉज्ड ग्रेट डिफिकल्टी। भाई ओवरफ्लू नहीं होता, ओवरफ्लो नहीं होता, ओवरफ्लोड होता है, ओवरफ्लोड होता है। ओवरफ्लो फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म ओवरफ्लोड, थर्ड फॉर्म होती है ओवरफ्लोड। ठीक है, ये ध्यान रखना। तो यहां पे ओवरफ्लू कुछ नहीं होता, ओवरफ्लोड होगा सेकंड फॉर्म। नेक्स्ट आइए, व्हेन कैलामिटी, देखो मैं पहले आपको समझाता हूं। एक होता है फॉल, गिरना, फिर होता है फेल, सेकंड फॉर्म फॉल फेल, ये तो आपको पता ही होगा, है ना। एक होता है फॉल, दूसरा होता है फेल, तीसरा होता है फॉलन, यही होता है गिरना। ठीक है, बट अगर कोई चीज नेचुरली हो रही है, बाय द हेल्प ऑफ नेचर हो रही है, कृपा, नेचर की कृपा से हो रही है, तो उसके लिए आप एक वर्ड यूज करते हो बिफेल, BEFELL, ये वर्ड आप यूज करते हो। तो इस बिफेल का मतलब होता है कोई भी चीज हैपन हो रही है बाय इट्स फेट, डेस्टिनी से अपने आप हो रही है, नेचर के द्वारा हो रही है, बाय इट्स फेट। जैसे कोई कैलामिटी आ गई तो विलेज पूरा का पूरा क्या हो गया, विलेज ने उस चीज को, पूरी कैलामिटी वहां पे आ गई विलेज के ऊपर। कोई सुनामी आ गया तो वहां पे आप बिफेल वर्ड यूज करते हो, इसलिए यहाँ पे कैलामिटी आया तो फेल नहीं आएगा। ठीक है, गिर नहीं गई, नेचर के कुदरत से हुआ है सब कुछ, तो बिफेल वर्ड यूज करोगे, BEFELL। क्लियर है। मैं बिल्कुल शॉर्ट में आपको और चीजें भी बताता जा रहा हूं, तो आप ध्यान रखना। ठीक है ना। द assassin was convicted and ordered to be hung यार देखो, हैंग एक होता है हैंग, हैंग्ड, एक होता है हैंग्ड, HANGED, एक और होता है HANGED, और एक होता है हंग, HUNG। इस हंग का मतलब होता है कोई चीज लटकाना, जैसे कि आपका शर्ट लटकाते हो आप हैंगर में, तो कोई चीज लटकाना। और इस हैंग्ड का मतलब होता है फांसी देना। ठीक है, कहते हैं ना हैंग्ड टिल डेथ बाय द नेक, कि फांसी देते किसी को तो ये होगा। तो असैसिन, जिसने जो मर्डरर था, उसे कन्विक्टेड, दोषी हो गया वो, और ऑर्डर्ड टू बी, बी के बाद टू बी प्लस में वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है, तो वर्ब की थर्ड फॉर्म यहाँ पे क्या होगी, हंग लिखते, तो उसका मतलब है लटकाना, बट यहां तो हम सेंस दे रहे हैं फांसी का, तो होगी हैंग्ड। ठीक है मेरे भाई, ध्यान रखना इन चीजों को। आ जाइए नेक्स्ट। इफ आई लीव नाउ आई विल नॉट बी एबल टू रिटर्न बैक। देखो मेरे भाई, रिटर्न बैक बिफोर 9 PM। देखो मेरे भाई, रिटर्न का मतलब क्या है, क्या रिटर्न का मतलब होता है वापस आना। तो रिटर्न के साथ कभी भी आप बैक का यूज नहीं करोगे, क्योंकि रिटर्न का खुद ही का मतलब होता है वापस आना। ठीक है, ये सुपरफ्लुअस स्लैंग है, तो रिटर्न का मतलब वापस आना, तो बैक नहीं आएगा। आई विल नॉट बी एबल टू रिटर्न बिफोर 9 PM इज करेक्ट, बैक नहीं आएगा। रिटर्न का मतलब खुद होता है वापस आना। ठीक है, when the company offered him a purse on his retirement he refused to agree it। देखो, एक होता है एग्री का मतलब होता है किसी चीज से सहमत होना। जैसे मैंने आपको कोई बात बोली है कि भाई ऐसे से तैयारी करो, तो आप क्या एग्री करते हो, आप सहमत हो, ये हो गया। और एक होता है एक्सेप्ट, ACCEPT। इस एक्सेप्ट का मतलब होता है स्वीकार करना, किसी ने आपको कुछ दिया, आपने स्वीकार कर लिया, तो ही रिफ्यूज टू एग्री, सहमत नहीं यार, स्वीकार, एक्सेप्ट, ACCEPT। ये चीज ध्यान रखना, ये बेसिक चीजें जो आपके एग्जाम में कई बार आ जाती है। नेक्स्ट है, द टिमिड क्रिएचर वॉज ड्राइवन इनटू अ नैरो लेन। ठीक है, उसको नैरो लेन में ले गए किडनैपर्स, वेयर इट वॉज स्ल्यूड बाय द किडनैपर, जहां पे उसकी हत्या कर दी गई, किसके द्वारा, किडनैपर के द्वारा। हत्या, स्ले की सेकंड फॉर्म होती है स्लेन, और थर्ड फॉर्म होती है स्लेन, SLAIN। ये स्ल्यूड कुछ नहीं होता, तो वॉज के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म चाहिए थी, क्योंकि देखो आपका पैसे में वॉज वर्ब के बाद इज एम आर के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है, तो आपको क्या बनना चाहिए, स्लेन। ठीक है, नेक्स्ट, बीइंग implicated in a murder case he was conclusively suspected for all the unsolved murder cases। जब उस पे दोष लगाया गया, इंप्लीकेट करा गया कि ये मर्डर केस में, तो उसको क्या करा, एक तरीके से सस्पेक्ट रखा गया कि हाँ भाई इस पे नजर रखो, सारे जितने मर्डर केस हैं जो अभी सॉल्व्ड नहीं है, अनसॉल्व्ड है, उनका मतलब सबका दोष उसको दिया गया। तो देखो भाई, यहां बोल रहा है सस्पेक्ट और यहां बोल रहा है कंक्लूसिवली, मतलब ये नहीं आएगा यहाँ पे। क्यों नहीं आएगा यार, कंक्लूसिव का मतलब क्या होता है, पहले देखो, कंक्लूसिव का मतलब होता है कि किसी चीज के मुद्दे के लास्ट में पहुंचना, इसको एंड करने का, कंक्लूजन में पहुंचना। यहां अगर ये कंक्लूजन बोलते, कंक्लूजन का सेंस देते, तो सस्पेक्ट क्यों बोलते,
कंक्लूसिव का मैं बोल रहा हूं, आपने मूवी देखी, इस मूवी का देखने का कंक्लूजन क्या था? तो मतलब इसका एंड में आपको क्या चीज समझ में आई? इसका मतलब कंक्लूजन मतलब इसकी एंडिंग क्या थी? अगर कंक्लूसिव बोलना है यहां पर कि इसका कंक्लूसिव अगर आपको बोलना है तो आप तो यहां पर ये बोल ही नहीं सकते सस्पेक्ट, तो ये तो कॉन्ट्राडिक्टरी स्टेटमेंट हो गई यार, मतलब ही नहीं बैठ रहा, तो कंक्लूसिव हटा दोगे। अब पढ़ो, बीइंग इम्प्लीकेटेड, जब उसको दोष मतलब उस पर दोष लगाया गया इन मर्डर केस, ही वाज सस्पेक्टेड, उसको सस्पेक्टेड घोषित करा गया कि भाई ध्यान रखना इसको, ये ध्यान रखना इस बंदे पे। सस्पेक्टेड कैसे देखा गया उसको? सारे मर्डर अनसॉल्व्ड सारे मर्डर केसेस में, ठीक है। नेक्स्ट, माय ब्रदर थिंक्स दैट समबडी मस्ट हैव डेयर्ड हिम स्टील द स्कूटर। आ जाओ समझो, मैं समझाता हूं आपको। देखो, जब डेयर और नीड, ये दो वर्ब है आपकी, ठीक है। जब डेयर और नीड एक नॉर्मल आपका वो बन रखी हो, नॉर्मल वर्ब की तरह, मेन वर्ब की तरह यूज हो रही हो, मेन वर्ब की तरह, तो इनके बाद आप 2+V1 लगा सकते हो, 2+V1 लगाते हो, ठीक है, डेयर और नीड का। मगर ये डेयर और जो नीड है ना, ये डेयर और नीड, देखो मेरी बात समझना जो मैं कह रहा हूं, ये डेयर और नीड ना मोडाल भी होती है। अब ये मोडाल कब होती है? ये मोडाल तब होती है जब डेयर और नीड, अब आपको कैसे पता चलेगा? सर आप बोलोगे सर डेयर नीड मोडाल वर्ब कब होगी? क्योंकि मोडाल आपको पता होना चाहिए, मोडाल तो अपने बाद लेता है V1, ठीक है। और अगर मोडाल का पैसिव बनाना हो तो मोडाल के साथ बी लगा के वर्ब की थर्ड फॉर्म, यही होता है, ये एक्टिव में और ये पैसिव में। अगर आप बोलोगे सर मुझे कैसे पता चलेगा कि डेयर नीड मेन वर्ब कब है और डेयर नीड मोडाल फॉर्म कब है? तो देखो भाई, डेयर नीड, ठीक है, डेयर नीड के साथ जब नॉट लगाओ, नॉट, बिल्कुल जैसे मैं लिख दूं आई डेयर नॉट, तो समझ जाना ये मोडाल है। ये क्या है? ये मोडाल वर्ब है, ठीक है। अगर डेयर नीड के साथ नॉट नहीं लगाओ तो ये मेन वर्ब है, तो ये क्या है? मेन वर्ब है। समझ गए? अब मेरी बात समझो, जब ये मेन वर्ब है, कोई चीज मेन वर्ब होती है तो उसमें एस और ईएस तो आ सकता है, ठीक है ना। तो हम क्या बोलेंगे, उसमें एस और ईएस आ सकता है, तो इस केस में आप डेयर्स नीड्स दोनों लिख सकते हो और उनके साथ 2+V1 भी लगा सकते हो जब वो मेन वर्ब हो। बट जब वो मोडाल हो, जब उस केस में उसके नॉट आ रहा हो, तो ना ही उसके साथ एस आएगा और ना ही उसके बाद टू आ सकता है। ये आप चीजें ध्यान रखना। मैंने वैसे आपको डिटेल समझाने की कोशिश की है, बुक में देखोगे तो बस ऊपर ऊपर से लिखा हुआ है, शायद प्लेन टू पैरामाउंट में ये तो चीज गिवन ही नहीं है, तो आप देख लेना। अब आप समझो, एक एग्जांपल देखते हैं। माय ब्रदर थिंक्स दैट समबडी मस्ट, देखो मस्ट आया, मोडाल आया, मोडाल के साथ अगर हैव आता है आपको पता है, तो हैव के बाद V3 आता है, तो डेड है। ये V3 यहाँ पे मेन वर्ब का काम कर रहा है, तो इस मेन वर्ब के बाद हम 2+V1 लगाते हैं, ठीक है। तो डेड हिम 2 आ जाएगा, टू स्टील द स्कूटर। ये इसलिए यहाँ पे 2 आया, जो आपकी बुक में एक्सप्लेनेशन नहीं गिवन है। व्हेन आई वाज यंग आई कैन रन फास्टर देन मोहन, क्या मतलब है इसका भाई? व्हेन आई वाज यंग, जब मैं यंग था, पास्ट में जा रहा है, पास्ट में जा रहा है, तो यहाँ पे प्रेजेंट कैसे हो गया? कैन, यहाँ पे तो कुड होना चाहिए भाई, कैन का कुड होता है ना पास्ट में, तो ये यार है, बस खत्म। पहले सेंटेंस की स्टार्टिंग ही देख लो आप। अब इसमें बताओ आप, हरीश नीड्स नॉट कम हियर एज इट इज गेटिंग डार्क। अब आप मुझे बताओ कि यहां पर ये जो हरीश के आगे जो नीड लगा है, ये मोडाल है? ये बताओ, ये मोडाल है या ये मेन वर्ब है? अब आप बताओ। तो भाई ये मोडाल है, क्यों है? क्योंकि मैंने अभी बताया था, नीड और डेयर के बाद अगर नॉट आ जाए तो वो मोडाल फॉर्म कंसीडर होगी, और मोडाल जब कंसीडर हो तो नीड का नीड से नहीं होता, तो खाली क्या आएगा? नीड ही आएगा। तो सेंटेंस बनेगा हरीश नीड नॉट कम हियर। नीड नॉट, ये एक मोडाल हो गया, ठीक है, मोडाल हो गया यहाँ पे नीड, ये हो गया वर्ब ऑफ नेगेशन, एडवर्ब ऑफ नेगेशन, और ये V1 आ गया आपका, बस खत्म, ठीक है। हरीश नीड, क्योंकि मोडाल के बाद तो V1 आता है, मोडाल, ये मोडाल फॉर्म हो गई, और इसके बाद V1 आ रहा है, कम, खत्म। नॉट आया, इस नॉट से आपने पहचाना डेयर नॉट नीड नॉट से कि ये मोडाल है। अच्छी लग रही है वीडियो तो बता देना। अभी मैं इस वीडियो को सिर्फ 20 तक ही करा रहा हूं, फिर 20 बाकी के बचे हुए नेक्स्ट पार्ट में करा दूंगा, ठीक है। ही डेयर नॉट टू गो देयर, अब दो भाई फिर डेयर नॉट आ गया, तो ये नॉट आ रहा है यहाँ पे, ये तो मोडाल है, बताया था मोडाल है तो दो केसेस है, ना तो एस लग सकता है इन डेयर का, डेयर से उसका दूसरा, इनके बाद टू नहीं आ सकता, अगर मेन वर्ब हो तो आ सकता, तो टू नहीं आएगा। ही डेयर नॉट गो देयर, बस यही आएगा, क्योंकि मोडाल के बाद कोई टू नहीं आएगा, मोडाल के बाद डायरेक्ट उसे V1 चाहिए होता है, इसलिए गो ले लिया उसने मेरे भाई, ठीक है।
आई यूज टू प्ले हॉकी व्हेन आई वाज 10 years old। तो मैं हॉकी खेला करता था जब मैं 10 साल का था। ये पास्ट की बात है, जब मैं 10 साल का था। तो 10 साल की पास्ट की हैबिट को बताने के लिए हम यूज का प्रयोग नहीं करते, यूज टू का प्रयोग करते हैं किसी पास्ट की रेगुलर हैबिट को बताने के लिए। तो यहां पे हो जाएगा आई यूज टू प्ले हॉकी व्हेन आई वाज 10 year old। ठीक है, वीडियो अच्छी लगी हो तो भाई प्लीज लाइक कर देना, शेयर कर देना, नीचे टेलीग्राम का लिंक है, ज्वाइन कर लो। नेक्स्ट वीडियो भी आपको कल ही मिल जाएगी इसकी। ठीक है, और देखो जो एसएससी की मैंने सीरीज चलाई कैसे तैयारी करो, जब मैं आपको वर्ब चैप्टर मैंने वहां पे करने के लिए बोला है, तो जब आप वर्ब चैप्टर कर लोगे तो यहां से वर्ब की एक्सरसाइज कर लो। और ये वीडियो सबके लिए हेल्पफुल है क्योंकि प्लेन टू पैरामाउंट की बुक सॉल्व कराई है मैंने आपकी, ये वाली देख लो। सारे बच्चे सबको जाना होगा, मगर ये वाले देखो, ये सारे क्वेश्चंस कराए हैं। ठीक है, तो चलिए गाइस, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।